कई कवाने निकलवाना पड़ेगा, बच्चादानी कम वो है, फैल रही है भीतर भीतर, रसौरी है। डॉक्टर बोले कि इसको निकालेंगे तो ये फिर फैलेगी, तो इससे तो बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, तो बच्चादानी निकालेंगे। यहाँ पर 3 समुदाय हैं हमारे जाटव यहाँ के, उनकी 6 की बच्चादानी निकली हुई है, औरों की हमें नहीं। मेरे हैं और मम्मी के हैं, पापा के हैं, भाई के हैं और ताउन के हैं, चाचा के हैं, सबके हैं, चाची के भी हैं। पथरी? हाँ जी। पेट में जलन सी होती थी और वो तो चेकअप कराया था, उसमें पथरी आई। पथरी थी बस पेट में और दर्द होता था, परेशानी होती थी। दर्द उठता फिर बंद हो जाता है, फिर मैं दवाई खाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज के शो की शुरुआत एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ, एक ऐसी खबर जिससे हमारा और आपका सरोकार सीधे तौर पर है। ग्राउंड पर जाकर तैयार की गई ये पड़ताल हमको और आपको सतर्क करती है, सचेत करती है हमारे आसपास बढ़ते एक ऐसे खतरे से जिसकी चपेट में शहर में रहने वाला हर एक शख्स कभी भी आ सकता है। दरअसल बात बढ़ते औद्योगिकीकरण के साइड इफेक्ट्स की है। विकास जरूरी है, पर क्या किसी की जान से बढ़कर? आपको हमारे साथी परिमल कुमार की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसमें परत दर परत खुलती है एक खोखले और जानलेवा मॉडर्नाइजेशन के दावों की। ये खबर भले ही दिल्ली से सटे नोएडा के गांव की है, लेकिन ये कहानी देश के किसी भी हिस्से की हो सकती है जो बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो बात यह है कि नोएडा में एक ऐसा गांव है जहां पर बीते कुछ सालों में दर्जन भर महिलाओं की बच्चेदानी को निकालना पड़ा है। यही नहीं, बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे मासूमों को कम उम्र में ही पथरी की शिकायत हो गई है। यमुना नदी और हिंडन नदी के किनारे बसे नोएडा के मुमनाथल गांव से परिमल कुमार की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। करीब 2 साल पहले लंबे समय से दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टरों को रामेश्वरी देवी की बच्चेदानी निकालनी पड़ी। मैंने रसौरी बताई, रसौरी आई अंदर, खून चढ़ो 2 बोतल, तो बच्चेदानी निकलवानी पड़ी। हाँ, बच्चेदानी निकलवाई। क्या बोला डॉक्टर ने कि बच्चेदानी निकलवाना ही अंतिम विकल्प है, मतलब निकलवाना ही पड़ेगा? हाँ, कई कवाने निकलवाना पड़ेगा, बच्चादानी कम वो है, फैल रही है भीतर भीतर, रसौरी है। नोएडा के मोमनाथल गांव में ये समस्या सिर्फ रामेश्वरी की नहीं, डिंपल को भी बच्चेदानी निकलवानी पड़ी। बीमारी की शिकायत के बाद डॉक्टर ने कैंसर की बात कही और बच्चेदानी निकलवाना आखिरी विकल्प। डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर से बोला मेरे के बच्चादानी मतलब निकलवाओ, इसी को निकाल दो रसौरी को। तो डॉक्टर बोले कि इसको निकालेंगे तो ये फिर फैलेगी, तो इससे तो बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, तो बच्चादानी निकालेंगे। यहाँ पर 3 समुदाय हैं हमारे जाटव यहाँ के, उनकी 6 की बच्चादानी निकली हुई है, औरों की हमें नहीं पता। 6 आप लोग के जाटव समुदाय में? हाँ जी, 6 हमारे यहाँ पर, उनकी पता है, औरों की नहीं पता हमें। बच्चेदानी निकलवाने और इससे जुड़ी आप बीती की कहानियां तलाशने हम निकल पड़े वाल्मीकि टोले की तरफ। मुलाकात 75 साल की राजवती से हुई, जो प्रसव कराने वाली दाई का काम करती हैं। बच्चेदानी निकलवाने वाली 9 महिलाओं की कहानी इनकी जुबानी। वाल्मीकि और गुर्जर समाज में कितने की बच्चेदानी निकालनी पड़ी है अम्मा? कितने लोग हैं? 9 लोग? 9 हो गई जी। कौन कौन? किसकी की बहू? एक रणवीर की बहू है, एक महावीर की है, एक सरदा की है और एक आकी है, मही की, पालू की, ऐसे हैं ये। नहपाल बता तो दिया, नहपाल, अमरपाल की। करीब 800 की आबादी वाले मोमनाथल गांव में परेशानी महज बच्चेदानी निकलवाने तक नहीं सिमटी, समस्या पथरी की भी है। 10वीं में पढ़ने वाली निशा को पथरी है, यही समस्या परिवार में 5 और लोगों को है। किस किस को है परिवार में? मेरे हैं और मम्मी के हैं, पापा के हैं, भाई के हैं और ताउन के हैं, चाचा के हैं, सबके हैं, चाची के भी हैं। पथरी? हाँ जी। तो एक ही परिवार में 6 लोग? हाँ। दूसरी में पढ़ने वाली नन्ही वंशिका को भी इस छोटी सी उम्र में
पथरी है। पेट में जलन सी होती थी और वो तो चेकअप कराया था, उसमें पथरी आई पेट की थैली में। और कितने दिन पहले आई? आज से 2 महीने पहले। 7 साल का कृष्णा हो या फिर 10 साल की तनु, बीमारी से ये बच्चे भी अछूते नहीं। क्या किस तरह की दिक्कत थी आपको? पथरी थी बस पेट में, और दर्द होता था, परेशानी होती थी और निकल जाती थी, फिर और होती है। दर्द उठता फिर बंद हो जाता है, फिर मैं दवाई खाता हूँ। तो पथरी है? हाँ? हाँ, किसने बताया? मेरे डॉक्टर ने। नोएडा का मोमनाथल गांव यमुना और हिंडन के बगल में है। इन नदियों में मौजूद जहरीले हेवी मेटल्स की पुष्टि एम्स ने हमारी खबर हेवी मेटल्स की मार, लोग हो रहे बीमार रिपोर्ट में भी की थी। मुमकिन है कि लोगों के हैंडपंप से निकल रहा पानी दूषित हो और इसकी दर्द गांव वाले झेल रहे हैं। जब एक ही तरह की समस्या छोटे से गांव में बड़ी आबादी के साथ हो रही हो तो फिर परेशानी का सबब है। वजह प्रदूषित पानी है या कुछ और? प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच जरूरी है, खासकर तब जब बड़ी आबादी बीमारी की चपेट में आ रही हो और मानो पूरा गांव बीमार हो रहा हो। नोएडा से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। जब कोई बीमारी फैलती है तो कुछ ऐसा ही आलम होता है। बड़े से लेकर बच्चे तक और बुजुर्ग से लेकर एक मासूम तक सबको अपनी चपेट में लेती है, क्योंकि अभी तक किसी की जान नहीं गई है इस पूरे प्रदूषण के कारण। इसीलिए बहुत से लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। हमने सोचा कि इस पूरे मामले की पड़ताल की जाए और उन लोगों तक इस खबर को लेकर जाएं जो लोग हुक्मरान हैं, जो लोग उस इलाके से चुनकर आते हैं। इसीलिए जब परिमल कुमार ने ये रिपोर्ट फाइल की कि गांव के ज़्यादातर लोग अब पेट के दर्द की शिकायत कर रहे हैं, किसी को पथरी है तो किसी को बच्चेदानी निकालनी पड़ी है, तो ये इलाका गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके में आता है। दादरी के विधायक के पास हम इस मामले को लेकर पहुंचे। उनको हमने बताया कि आपके अपने इलाके में इतना बड़ा एक तरीके से प्रकोप फैल रहा है, क्या करेंगे आप, आपको क्या कहना है? सुनते हैं इन विधायक साहब। मैं तेजपाल नागर, विधायक दादरी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से बोल रहा हूँ। अभी एनडीटीवी की सुशील जी द्वारा मुझे मालूम हुआ है कि मोमनाथल गांव जो मेरी विधानसभा दादरी में पड़ता है, उसमें जो पानी है उसमें कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिससे यूट्रस में उनको दिक्कत होती है महिलाओं को। मेरे आज संज्ञान में आया है। अभी मैं संबंधित अधिकारियों से मिल करके और इस समस्या को हल कराऊंगा। धन्यवाद। तो विधायक ने यह एश्योरेंस तो दिया कि हम जाएंगे, मुआयना करेंगे। यानी अगर ये रिपोर्ट नहीं फाइल होती तो उस इलाके के विधायक को भी ये नहीं पता था कि उनके इलाके में किस तरीके से प्रदूषित पानी, जिसकी बड़ी वजह लग रही है, इस पूरी बीमारी को पूरे गांव को चपेट में ले रही है। दरअसल परिमल कुमार ऐसी रिपोर्ट्स फाइल करते रहते हैं। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। 24 नवंबर को एनडीटीवी ने हैवी मेटल्स की मार, लोग हो रहे बीमार के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। परिमल कुमार ने उस समय हिंडन और यमुना नदी से पानी लिया था और उस पानी को उन्होंने एम्स को सौंपा। एम्स ने ये पुष्टि की कि एल्यूमिनियम, लेड और मरकरी की मात्रा इस पानी में मौजूद है। यानी यही वो हैवी मेटल्स हैं जिसकी वजह से आम व्यक्ति को बीमारियां हो रही हैं। इसीलिए परिमल कुमार ने हिंडन यमुना किनारे हो रही सब्जियों की खेती को देखा, क्योंकि इस इलाके में बहुत ज़्यादा सब्जियां पैदा की जाती हैं जिनको बेचा जाता है। बहुत से लोग जो नोएडा और इसके इलाके में रहते हैं, गाज़ियाबाद में, वो इन सब्जियों को कंज्यूम भी करते हैं, खाते भी हैं। सब्जियों के नमूने उन्होंने लिए थे। इन नमूनों को भी एम्स में जांच के लिए परिमल कुमार ने भेजा था। 1 महीने पहले की बात है। नतीजे चौंकाने वाले रहे। डॉक्यूमेंट्री का यह हिस्सा आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब लगा कि पड़ताल इस बात की भी क्यों न की जाए कि हरी हरी दिखने वाली सब्जियां कहीं आपको और हमको बीमारी तो नहीं दे रही, बीमार तो नहीं कर रही। किस किस चीज की पैदावार होती है यहाँ पर हिंडन के किनारे? ये मूली है जी, और पालक है और मेथी है। बस ये चौलाई। हाँ, चौलाई है। धनिया बो रखा है, और मान लो अब सीजन आ रही है बथुआ के रिंगे, सरसों है, ये सभी आइटम मान लो लगाते हैं। खेत में ग्राहक ले जाते हैं, ग्राहक नहीं ले जाते हैं तो गाजीपुर मंडी घेरते हैं।
ये गाजियाबाद के हिंडन नदी का किनारा है, वो जगह जहाँ पे सब्जियों की खेती होती है। हरी हरी दिखने वाली सब्जियां मुमकिन है कि स्वादिष्ट हों, लेकिन आखिर कितनी सेहतमंद, पड़ताल इसी बात को लेकर। ये जावेद सर हिंडन, यमुना और एक सब्जी मंडी से लिए गए सब्जी के हैं। बैगन वाइट, हाँ वाइट बैगन, ये सब बैगन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ से ली है। हम इसको ना ट्रैक करके पॉली बैग्स दे दो। फॉर प्रोसेसिंग वी हैव टू मार्क इट। नेम योर फोटो। 2 हफ्तों के इंतजार के बाद अब डॉक्टर जावेद से जानते हैं कि आखिर हमारे दिए गए सैंपल में मिला क्या क्या। जो सबसे अलार्मिंग है वेजिटेबल्स में, जो बहुत कंसिस्टेंट भी है हर तरह की सब्जी में वो था, वो एल्युमिनियम है। बहुत अनयूजुअल टॉक्सिसिटी है, जबकि हम पेशेंट्स में भी देखते हैं कि उनके ब्लड में एल्युमिनियम हाई होता है। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स में एल्युमिनियम हाई था, लेड भी कुछ सब्जी में हाई था, मैंगनीज कंसिस्टेंटली हाई। हिंडन, यमुना और साहिबाबाद सब्जी मंडी से लिए गए 24 सब्जियों में 21 सब्जियों में निकेल तय मात्रा से ज्यादा मिला, क्रोमियम 22 में ज्यादा, लेड 12 सब्जियों में, मरकरी 6 में और आर्सेनिक 3 सब्जियों में तय मात्रा से ज्यादा आया। ये वो हेवी मेटल्स हैं जिनकी मात्रा फसाई ने सब्जियों में तय कर रखी है। लेकिन फसाई के पास जिन हेवी मेटल्स की मात्रा का कोई पैमाना नहीं, वो भी सब्जियों में मिले। मसलन एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, थैलियम, स्ट्रोंशियम जैसे जहरीले मेटल्स। तो देखा आपने किस तरीके से जो हैवी मेटल्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं, नहीं आपका जो पानी है, आप जो या जिस पानी से आपकी सब्जियां सींची जाती हैं, उसमें अगर लेड हो, मरकरी हो, एल्यूमिनियम हो, क्रोमियम हो और इसका आप रेगुलर कंजम्पशन करते हो, रेगुलर इनको खाते हैं, अपने शरीर के भीतर लेते हैं, तो आपके शरीर के किसी हिस्से पर ये बहुत बुरा असर डालता है। क्या हो सकता है? मेरे साथ कुछ लोग हैं, खास मेहमान इस मुद्दे पर बात करने के लिए। प्रोफेसर ए शरीफ जो कि चीफ ऑफ क्लिनिकल इकोटॉक्सिकोलॉजी हैं, फैसिलिटी है एम्स के। हमारे साथ दीपिंदर कपूर जी हैं जो कि डायरेक्टर है वाटर प्रोग्राम CSE के, और मेरे सहयोगी परिमल कुमार जिन्होंने इस खबर को फाइल की, वो भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन मेरा पहला सवाल यहाँ पर सीधे तौर पर प्रोफेसर शरीफ आपसे है। हमने देखा बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, बड़े बड़े सब्सटेंस जो आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, जिसको आप हैवी मेटल्स कहते हैं, इसको रोकने का इंतज़ाम नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि कैसे रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक आम पब्लिक के हिसाब से पूछ रहा हूँ, व्यूअर के हिसाब से पूछ रहा हूँ, कि आप अगर सब्जियां खा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि ये मेटल्स आपके शरीर में ना जाए? सबसे पहले शायद आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सब्जियां जो उगाने में कौन सी पानी यूज हो रही है और उस जगह में सॉइल कंटामिनेशन तो नहीं है। तो ऐसे जगह अगर सब्जियां उगती हैं और हमने जांच करके बताया कि ये सब्जियों में भी वो हेवी मेटल्स पाए जाते हैं, सो ओनली वे इज टू अवॉइड वेजिटेबल्स व्हिच आर ग्रोन इन द कंटामिनेटेड प्लेसेस यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर। राइट। और कंटामिनेटेड वाटर, परिमल, ये वाटर कंटेमिनेट कैसे होता है इस इलाके में जहां पर आपने दिखाई ये रिपोर्ट? अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, यमुना और हिंडन की बेल्ट वाला इलाका है, इस इलाके में, क्योंकि मैं खुद नोएडा में रहता हूं, बहुत सी फैक्ट्रीज हैं। क्या उन फैक्ट्रियों का जो बाहर मलबा आता है उस वजह से होता है, या पीछे से, क्योंकि यहाँ पे यमुना तो कई दूर से आती है, गुजरती है दिल्ली की तरफ से, वहां से पीछे पूरा मटीरियल्स लेके आती है? नहीं, फैक्ट्री अहम वजह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पीछे से भी, जो हमने पहले भी एक रिपोर्ट की थी मुजफ्फरनगर के आसपास और सहारनपुर के आसपास, तो तमाम जो ये पूरा इलाका है, उस इलाके से होते हुए हेवी मेटल्स पानी को कंटेमिनेट करती है, दूषित करती है, और यही बड़ी वजह है कि उसमें हेवी मेटल्स की मौजूदगी है। डॉक्टर ए शरीफ एक बात बताई थी जब हमने ये रिपोर्ट की थी कि अब तक मेडिकल साइंसेज में ये बताई जाती है कि 4 चीज़ों से बीमारी होती है, 4 तरीके से किसी मरीज को बीमारी हो सकती है, और अब 5वां एलिमेंट उसमें जोड़े जाने की ज़रूरत है, जिसको एनवायरमेंटल टॉक्सिन कहते हैं, जो सबसे बड़ा घातक भी है। और डॉक्टर शरीफ इस पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे कि वो अपने आप में, आप समझिए कि जो पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई जाती है, अब वो ऐसी स्थिति आ गई है कि उसमें एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट, एक
एक नए टॉपिक के तौर पे एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हवा, पानी, मिट्टी, सब तरफ आपको इस तरह की टॉक्सिसिटी मिलती है जो आपके किसी न किसी रूप में शरीर में दाखिल होती है। कैंसर तक के मामले इस बीच में अगर बढ़े हैं तो उसके पीछे ये भी अहम वजह में से बताई जाती है कि जो टॉक्सिसिटी आप अलग अलग तरीकों से लेते हैं। तो शायद डॉक्टर शरीफ इस पर और बेहतर बताएंगे, लेकिन ये बहुत चिंता का सबब है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे इसको रोका जाए। जो सब्जियों को हम कहते हैं कि जो स्वास्थ्यवर्धक हो सकती है, अगर वो नुकसान पहुंचाए तो फिर ऐसे में सोचना बहुत लाजमी और खासतौर पे तंत्र को सोचना बहुत जरूरी है। मैं चलूंगा डॉक्टर शरीफ के पास आऊंगा, लेकिन पहले एक रिएक्शन मैं दीपिंदर कपूर साहब को लेना चाहूंगा, जो कि वाटर प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं CSC में। कपूर साहब, इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद क्या लगता है, क्या किसकी कोताही है, किसकी लापरवाही है और कैसे ठीक हो सकता है? जैसे डॉक्टर शरीफ ने कहा कि ये देखना पहले जरूरी है कि ये टॉक्सिन आ कहाँ से रहे हैं। तो अगर ये टॉक्सिन पानी से आ रहे हैं, ये टॉक्सिन पेस्टिसाइड से आ रहे हैं, ये क्या टॉक्सिन आपके उर्वरक से आ रहे हैं, सो ये पहले आपको जानना पड़ेगा। इसको अज्यूम कर लेना कि ये एनवायरमेंटल है, ये एकदम गलत होगा। पहले तो हम ये देख लें कि ये आ कहाँ से रहे हैं। पेस्टिसाइड से भी तो आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कंटेमिनेटेड वाटर से ही आ रहे हैं। तो इसमें क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले वो जांचना जरूरी है और इसका जो स्केल जांचना जरूरी है। एक गांव, दो गांव में हम देख रहे हैं, तो कितना ये लोकल है और कितना एक्सटेंसिव है, ये स्टडी करने की जरूरत है। पिछले साल भी ऐसी क्या छोटे बच्चों में पथरी की शिकायत होना नॉर्मल है आज की डेट में? हम लोग कैसे अलर्ट हुए? हम लोग इसी बात से अलर्ट हुए कि एक गांव में ज्यादातर महिलाओं की बच्चेदानी को हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, और छोटे छोटे बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत है, पता लगता है पथरी है। पथरी का एक कारण टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स भी होता है पानी में। सो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स may not be related to contamination by chemicals. It can be also आपको जो RO बेचा जाता है, इसी पे तो बेचा जाता है कि आपका TDS बहुत हाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये ढूंढना पड़ेगा ये आ कहाँ से रहे हैं, उसका स्केल क्या है। अगर एक गांव में आ रहा है, 10 गांव में आ रहा है, उसके आसपास कोई फैक्ट्री है या उनका पानी में ही कुछ इशू है, हो सकता है TDS ही हाई हो। और जहां तक ये कंटेमिनेंट्स का सवाल है, जैसे एक आपने कंटेमिनेंट देखा, इसमें आर्सेनिक भी पॉइंटेड था जी। आर्सेनिक गंगा बेल्ट में एक नेचुरली ऑकरिंग हिमालयन ट्रेस मेटल है, ट्रेस एलिमेंट है। इसकी वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट्स हैं, यूपी से बिहार, बंगाल, बांग्लादेश तक है। तो ये भी एक नेचुरली ऑकरिंग है। कहीं इसकी प्रमाण ज्यादा है और जहां लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता या जहां उनका पोषण कम होता है, उन पे ये कंटेमिनेंट्स का प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है। प्रोफेसर शरीफ जी, कपूर साहब मैं लौटता हूं आपके पास। प्रोफेसर शरीफ, मैं आपका एक कमेंट यहाँ लेना जरूर चाहूँगा। इन परिस्थितियों में, इन बदली हुई जो आपने 1 महीने पहले की रिपोर्ट आपने देखी और फिर आज आपने देखी, परिस्थितियां में अगले महीने भी फिर अगर हम लोग करेंगे तो ऐसी ही दिखेंगी, कुछ और लोगों के नाम जुड़ जाएंगे। अगले महीने बाद करेंगे तो फिर कुछ हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि इस तरह की चीज़ें हम बोलते रहते हैं। हमारी सांस हम जो ले रहे हैं, हवा प्रदूषित, हम जिस पानी में है वो प्रदूषित, हम जो खा रहे हैं वो प्रदूषित, तो करे क्या हम इंसान? क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? ये बहुत मुश्किल सवाल है। पहले मैं आपको ये हमारे रेस्पेक्टेड गेस्ट साहब को बोलना चाहूंगा कि जब हम एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या पोल्यूशन बोलते हैं, उसमें हम क्लासिफाई करते हैं कि देर आर नेचुरल कॉजेस लाइक हिमालयन आर्सेनिक या ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, एंड देन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। एक्चुअली नेचुरल कॉजेस वो अभी नहीं आए हैं, हजारों सालों से आ रहे हैं। शायद वो उतनी मात्रा में नहीं थे कि इतना प्रॉब्लम क्रिएट करें। अभी मेन इश्यू इज द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस ऑफ द एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी आर इंक्रीजिंग दिस काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स, अनट्रीटेड इफ्लुएंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, टैनरीज एंड टेक्सटाइल डाइंग, ऐसे सब चीजों आर एक्चुअली इंक्रीज। अभी देखिए, गंगा और ये नदियां अभी नई नहीं है, ये प्रॉब्लम्स लेकिन अभी बढ़ गई हैं। जो नेचुरल कॉजेस जो ऑनरेबल हमारे गेस्ट बता रहे हैं वो तो हजारों सालों से है।
and our bodies have been dealing with that amount of those things in most of the occasions. So now I think we have to concentrate on the anthropogenic causes and find out the source of these things and try to avoid कि वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इफ्लुएंट नदियों में छोड़ने से पहले सुएज को, ये all these kind of things. I think we have to concentrate on trying to arrest the discharge of these things into the rivers from the sources. ठीक है. So I think that is a thing that can be done at a government level. At an individual level, we have to purify the water, like कि RO करना पड़ेगा. या प्रॉब्लम हमारा ये है कि the poverty, the people who are affected may not be in a position to afford the RO. एंड जनरली आपने देखा है कि ये गरीबों में इसकी इफेक्ट ज्यादा होती हैं, अमीरों में नहीं होती हैं, क्योंकि अमीर लोग वैसे भी ध्यान देते हैं कि अपना खाना पीना कंटामिनेटेड ना हो, आरओ यूज करेंगे, ऐसे सब कुछ. एंड अवेयरनेस भी होता है एजुकेटेड क्लासेस में. सो व्हेन वी से एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी, वी आर इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन कि by natural causes, by groundwater contamination, by anthropogenic activities. अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे anthropogenic activities हो गए. जैसे आपने रिपोर्ट खोला था कि developmental activities, probably it is a side effect of development. We can't stop development. एयर पोल्यूशन है, डीजल वो जलाना पड़ता है, कोल जलाना. इस नोट पर मुझे कहना पड़ेगा आप दोनों से, इनफैक्ट परिमल से भी, कि ऐसी रिपोर्ट करना और ऐसे रिपोर्ट करके आम सरोकार की बातें सरकार के सामने और सिस्टम के सामने रखना, ये हमारा फ़र्ज़ है और हम अपनी कोशिश करते हैं और करते भी रहेंगे आगे भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन तरह की चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान जाए. सब चीज़ राजनीति नहीं है, सब चीज़ वोट नहीं है, सेहत सबसे ज़रूरी है. और जब सेहत है तभी तो विकास काम आएगा. ऐसा विकास किस काम का जो सेहत को ख़त्म कर दे, मानवता पर असर डाले. मेरे पास वक्त की कमी है, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप दोनों लोगों का. आधा मिनट अगर मैं ले सकता हूँ, 30 सेकंड अगर ले सकता हूँ, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार के तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हाल ही में परिमल से बोला था कि हमारे जैसे लेबोरेटरीज और खोलेंगे और तब तक कोई भी टेस्ट करवाना चाहेंगे, किसी का भी ब्लड टेस्ट या कुछ करवाना चाहेंगे या कुछ एनवायरमेंटल सैंपल टेस्ट करवाना चाहेंगे तो आप एम्स भेज सकते हैं. उन्होंने घोषित किया कि एम्स हर जगह के लोगों का सैंपल टेस्ट करेगा और सब कुछ करेगा. ठीक है. चलिए, शुक्रिया प्रोफेसर शरीफ इसको क्लैरिटी के साथ बोलने के लिए. आई होप जो लोग देख रहे होंगे वो आप तक पहुंचेंगे, अप्रोच करेंगे और आप उनकी मदद भी कर पाएंगे. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. लेकिन कोशिश यही है कि विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जो जानलेवा साबित हो. ऐसा हर कदम उठाना चाहिए जिसके ज़रिए हम साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरा पर्यावरण बना के रख सकें, क्योंकि न सिर्फ हम बल्कि हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी भी हम मदद कर पाएँ. आगे बढ़ेंगे अब आज की दूसरी एक और बड़ी खबर की ओर. जैसे कि मैंने कहा, राजनीति सब कुछ नहीं, लेकिन इस खबर में तो सिर्फ राजनीति ही है. जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू. सोचिए, एक दल जो 20 साल पहले बना तब से लेकर अब तक उसकी निर्भरता सिर्फ एक व्यक्ति पर है. नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि उन्हें किसी पद का कोई लालच नहीं है, लेकिन हर बार सीएम भी वही बने हैं और जब चाहते हैं पार्टी अध्यक्ष वो बन जाते हैं. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया और फिर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधे पर आ गई. क्षेत्रीय दलों की यह कमजोरी रही है कि वो व्यक्ति विशेष के आसपास ही ज्यादातर सिमटे हुए हैं. नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बन गए हैं. पहली बार इस पद पर नहीं है, कई बार बन चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार कई दूसरे क्षेत्रीय नेताओं की तुलना में थोड़े अलग भी हैं. उन्होंने कभी परिवारवाद नहीं किया, ये उनकी खासियत है. उन पर कोई भ्रष्टाचार का गंभीर इल्जाम इस 20 सालों में नहीं लगा, लेकिन सत्ता पर लगातार खुद का कब्जा उन्होंने बरकरार रखा है. वो हमेशा कुर्सी के आसपास रहे, कुर्सी उनके साथ रही है. पहले आज के फैसले पर जेडीयू की तरफ से कहा गया, वो आपको दिखाते हैं क्या किस तरह से पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और क्यों लल्लन सिंह से कमान वापस नीतीश कुमार के कंधे पे आ गई. जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें लल्लन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है. और पिछले 8 दिन से ये हमें प्रसन्नता भी है कि छोटी पार्टी बड़े होते हुए भी
इतना स्पेस आप लोगों ने दिया हमें, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को, जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। और इस फैसले पर अब जेडीयू के सहयोगी आरजेडी की प्रतिक्रिया भी आई है। नए अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का बिल्डर रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि नीतीश ने क्यों जेडीयू की कमान वापस अपने कंधे पर ले ली। कुछ वजह जो साफ तौर पर नजर आ रही हैं वो इस प्रकार से है। नीतीश लोकसभा चुनाव न लड़कर पार्टी पर अब ध्यान देंगे, यानी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं 2024 के चुनावों में। नीतीश इंडिया समूह के बड़े नेताओं से डीलिंग आसानी से कर सकते हैं, यानी सीट शेयरिंग को लेकर उनको किसी और को नहीं देखना होगा। लल्लन सिंह को अगर वो बैठते इस बातचीत में तो उनको नीतीश कुमार की तरफ ताकना पड़ता कि क्या करें क्या ना करें। इंडिया समूह का चेहरा बनने का मौका आया तो नीतीश के पास होगी पार्टी की कमान, यानी अगर वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और कभी ये मौका आता है कि 2024 में सरकार बन सकती है तो नीतीश अपने आप को उस रेस में शामिल करवा सकते हैं। अगड़ी जाति के बजाय पिछड़ी जाति का अध्यक्ष जातिगत समीकरण के अनुरूप होता है, क्योंकि लल्लन सिंह सवर्ण थे, नीतीश कुमार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो एक सवर्ण को हटाकर नीतीश जो कि खुद ओबीसी हैं वो अगर अध्यक्ष बनते हैं तो ये मैसेज जाता है वोटर में, काडर में कि ये पार्टी पिछड़ों की पार्टी भी है। नीतीश कुमार 2005 के बाद कुछ समय छोड़ते हैं तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2005 के पहले बिहार में लालू प्रसाद का दबदबा था, वो या तो या फिर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहीं। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की बदौलत लालू प्रसाद यादव लगातार 1989 से बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। नीतीश उनके साथ उस दौर में थे, बल्कि नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए लालू प्रसाद यादव ने खूब शुरुआती दिनों में मेहनत भी की थी, लेकिन नीतीश कुमार उनसे अलग हुए, लंबे समय तक अलग रहे, धुर विरोधी रहे, लेकिन फिर साथ आ गए। नीतीश कुमार एनडीए में भी रह चुके हैं और विपक्षी महागठबंधन में भी, जहां भी रहे उनकी स्थिति मजबूत रही है। पिछले 10 साल में पहले बीजेपी का साथ छोड़ा, फिर लालू यादव की पार्टी के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ चले गए, फिर आरजेडी के साथ आ गए। खास बात एक रही कि सहयोगी दल बदलते रहे, लेकिन नीतीश सीएम की कुर्सी पर बने रहे। उन्हें किसी ने कुर्सी कुमार कहा तो किसी ने पलटू चाचा के नाम से पुकारा। दिलचस्प ये है कि ऐसा कहने वाले उनके साथ सरकार बनाने को हमेशा तैयार रहते हैं। नीतीश के सियासी सफर से आपको एक बार फिर वाकिफ करा देते हैं। 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने। 1989 में केंद्र की राजनीति में आ गए और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बने। 1991, 96, 98 में लगातार लोकसभा चुनाव जीते। 1998 में पहली बार रेल मंत्री बने वाजपेयी सरकार में। साल 2000 में 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। बहुमत नहीं था, लिहाजा पद छोड़ना पड़ा, केंद्र की राजनीति में वापस लौट आए। कृषि मंत्री बने इस बार और उसके बाद फिर रेल मंत्री दोबारा बने। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। 24 नवंबर 2005 से 19 मई 2014 तक लगातार सीएम रहे, करीब 9 साल। कुछ समय के लिए सीएम पद अपने भरोसेमंद जीतन राम मांझी को सौंपा। उसके बाद फिर 20 नवंबर 2015 को दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2015 में आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनको जीत मिली थी। ज्यादा सीटों के बाद भी आरजेडी ने नीतीश के सीएम उम्मीदवारों को माना, उसको चुनौती नहीं दी। बाद में बीजेपी के साथ वो अचानक चले गए। 2020 में बीजेपी के साथ उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। सिर्फ 44 सीटें ही पार्टी को मिली, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी से कम 30 सीटें कम थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। बाद में आरजेडी के साथ वो फिर से चले गए। आरजेडी के मुकाबले तो लगभग आधी विधायक उनके पास है, लेकिन सबसे बड़ा दल होने के बावजूद आरजेडी से सीएम नहीं है, नीतीश ही सीएम पद पर बरकरार है। आप कह सकते हैं कि नीतीश बिहार की सियासत और जेडीयू के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है।
वो ऐसे रणनीतिकार हैं जिनके पास सीटें कम हो या फिर ज्यादा हो, लेकिन सीएम पद पर उनका हमेशा स्वाभाविक दावा रहता है। पार्टी पर भी नीतीश पूरा नियंत्रण रखते हैं। कभी जॉर्ज फर्नांडिस उनके भरोसेमंद थे, फिर पार्टी से उनको बाहर कर दिया गया, उनको टिकट तक नहीं दिया गया। फिर शरद यादव नीतीश के भरोसेमंद हुए, अध्यक्ष पद पर बैठे, फिर वहां से भी उनको हटा दिया गया। फिर आरसीपी सिंह पर उन्होंने भरोसा दिखाया, पार्टी अध्यक्ष के साथ केंद्र में मंत्री बनाया। इसके बाद पार्टी से बाहर का रास्ता भी आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने दिखाया। और फिर बारी आई 2.5 साल पहले लल्लन सिंह की, उनको अध्यक्ष बनाया गया और फिर आज अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह को हटा दिया गया। फिर कमान नीतीश के हाथ में है। कुछ समय के लिए तो प्रशांत किशोर को भी पार्टी का बड़ा उपाध्यक्ष बनाकर नीतीश अपने साथ लाए थे, लेकिन फिर अचानक उनको जितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर सौंपी गई, उनको भी अचानक पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। बड़े सवाल है कि क्या जेडीयू नीतीश कुमार के आसपास ही सिमट कर रह गई है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्यों यह फैसला लेना पड़ा, इसलिए हमने सवाल रखा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं? क्योंकि ऐसी अटकलें अभी भी जोरों पर हैं कि नीतीश कुमार शायद वापस बीजेपी की ओर लौट आए। यह हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज ही कहा है कि कांग्रेस हमारी सरकार के कामकाज का प्रचार नहीं करती है, चर्चा नहीं करती है। हमारा जो मॉडल है उसके प्रचार प्रसार से कांग्रेस को भी फायदा पहुंचेगा। क्यों नीतीश कुमार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं? हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी से। हमने उनसे पूछा कि नीतीश अपने करीबियों को क्यों इस तरीके से हटा देते हैं। इसके साथ साथ हमने उनसे यह भी जानना चाहा कि साल 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, सीटों का बंटवारा क्या आसानी से हो पाएगा। सुनते हैं कन्हैया बेलारी साहब को, जो कि बिहार के बड़े पत्रकार हैं। इसलिए करते हैं कि जिसको लेकर के आते हैं वो खंजर भोंक देता है पीठ में, इसलिए वो अपना हटा देते हैं। विश्वास करते हैं, लगता है कि ये विश्वास खरा नहीं उतरे हैं तो उनको हटा देते हैं। आरसीपी के साथ भी यही हुआ था। उनके शरीर में मोदी की आत्मा घुस गई थी, इनमें भी लालू प्रसाद यादव की आत्मा घुस गई, इसलिए हटा दिए। इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार मेरे साथ है, और बीजेपी जब नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे तो जानते हैं कि पिछली बार 39 सीट जीत जाएंगे। नीतीश कुमार आज भी जो है उनके पास 14 से लेकर के 16% वोट है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे पास नीतीश कुमार आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब नीतीश कुमार उनके साथ जाएंगे। नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर फेस होने जा रहे हैं। वह सीट का बंटवारा ये लोग अंदर अंदर सब कर चुके। बिहार की ही जहां तक बात है कि 17 पर जेडीयू लड़ेगी, 17 पर राजद लड़ेगी, 4 पर कांग्रेस लड़ेगी और 2 सीट जो होता है उस पर जिसको दें, माले को दें 1 सीट, और हो ही गया है लगता है। लेकिन ये अंदर अंदर सब लोग कुछ कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अब बात अयोध्या की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कल पीएम को अयोध्या जाना है। उसके दौरे के पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण की प्रगति और पीएम मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों की समीक्षा खुद की। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचने के बाद श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन किया। मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर चौक भी गए और वहां जाकर यह हनुमानगढ़ी मंदिर की तस्वीरें हैं जब खुद सीएम पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर चौक का दौरा किया। ये तस्वीरें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की हैं और उन्होंने अयोध्या का जो एयरपोर्ट है, जिसको वाल्मीकि एयरपोर्ट, जिसको कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, वहां जाकर भी तैयारियों का जायजा लिया। ये तस्वीरें पहले एयरपोर्ट की थी और ये रेलवे स्टेशन की है। अयोध्या का अयोध्या धाम जंक्शन बनकर तैयार है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है।
आप इसको देख सकते हैं इन शानदार तस्वीरों में, जो खास तौर पर हमने आपके लिए यहाँ पर एकत्रित की है। बिल्कुल राम मंदिर जैसा ही लुक स्टेशन को भी, अयोध्या धाम के स्टेशन को दिया गया है। इस जगह दौरा करने के बाद इस जंक्शन से मुख्यमंत्री बाहर निकले तो वो लता मंगेशकर चौक पर भी पहुंचे और वहां उन्होंने खुद सेल्फी ली। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये अयोध्या का फेमस लता मंगेशकर चौक है। अपने अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मौजूद थे और सेल्फी स्टिक से सेल्फी लेते हुए योगी आदित्यनाथ को इसमें आप देख सकते हैं। अधिकारी उनके आसपास मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री के बाद देर शाम को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने स्टेशन के मॉडल को देखा और फिर स्टेशन जाकर तैयारियों का जायजा उन्होंने भी लिया। अधिकारियों की टीम रेल मंत्री के साथ मौजूद थी। रेल मंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली कि कितना काम बचा हुआ है, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री को यहां पहुंचना है। अयोध्या में इन दिनों चारों तरफ उत्सव का माहौल है। सरयू पर आरती की रौनक देखते ही आजकल बन रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। मंदिर के भी उद्घाटन में अब बहुत कम वक्त बचा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, लिहाजा लोगों में काफी उत्साह है और वो बड़ी संख्या में सरयू आरती देखने पहुंच रहे हैं। 30 दिसंबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे। अयोध्या में 11,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की घोषणा कल प्रधानमंत्री करेंगे। यूपी के दूसरे हिस्सों के लिए 4,600 करोड़ की परियोजनाएं होंगी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का वो अयोध्या धाम में उद्घाटन करेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन कल खुद प्रधानमंत्री के हाथों होगा। अमृत भारत ट्रेन की सौगात जनता को वो कल सौंपेंगे। 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे। 4 नई सड़कों का उद्घाटन किया जाएगा। ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी कल रखने वाले हैं। एक बार आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बारे में भी बता देते हैं। 16 जनवरी से पूजा की शुरुआत हो जाएगी। 17 जनवरी को मूर्ति के साथ शोभा यात्रा निकलेगी। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ होगी। 19 जनवरी को अग्नि नवग्रह स्थापना होगा, हवन किया जाएगा। 20 जनवरी को सरयू के जल से गर्भगृह पवित्र किया जाएगा। 21 जनवरी को रामलला की मूर्ति का 125 कलशों से दिव्य स्नान किया जाएगा और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके यजमान खुद प्रधानमंत्री मोदी होंगे। वहीं गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी, ये तय करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आज बैठक हुई। हम आपको बता चुके हैं कि 3 अलग अलग शिल्पकारों के बीच में एक तरीके से स्वस्थ प्रतियोगिता चल रही है कि किसकी मूर्ति को सिलेक्ट किया जाए। और बात प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई। सोनिया गांधी, उनके दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा है। इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, मैं बात प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की कर रहा हूं। ईडी जल्द ही उन्हें पूछताछ के नोटिस जारी कर बुला सकती है। दरअसल दोनों का नाम उस चार्जशीट में आ गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी को लेकर दायर की है। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को ईडी अगले कुछ दिनों में पूछताछ के लिए बुला सकती है। दोनों के नाम ईडी की चार्जशीट में हैं। ये चार्जशीट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आर्म्स डीलर संजय भंडारी, उसके करीबियों सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ दायर की है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सुमित चड्ढा और सीसी थम्पी के साथ रॉबर्ट वाड्रा के कनेक्शन और इनके बीच पैसे के लेन देन की जांच कर रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सीसी थम्पी दुबई का एक कारोबारी है जो आर्म्स डीलर संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा का बेहद करीबी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उसको जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था, हालांकि उसको बाद में जमानत मिल गई थी। संजय भंडारी फिलहाल ब्रिटेन में है और वहीं से कारोबार कर रहा है। सुमित चड्ढा ब्रिटिश नागरिक है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच की कड़ी है सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा।
दरअसल 2009 में आर्म्स डीलर संजय भंडारी ने लंदन में एक घर खरीदा था, जिसे जून 2010 में उसने कागजों में थम्पी को बेच दिया। लेकिन ईडी की जांच के मुताबिक असल में ये घर रॉबर्ट वाड्रा का है और बेनामी संपत्ति और जांच से बचने के लिए थम्पी को ये फ्लैट कागजों में बेचा गया। इस मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से थम्पी के साथ रिश्तों को लेकर पूछताछ की थी। ईडी का दावा है कि संजय भंडारी के लंदन वाले फ्लैट के असल मालिक रॉबर्ट वाड्रा है, जिसे उन्होंने रेनोवेट कराया और जहां वे रुके भी। लेकिन ये घर कागजों में थम्पी का दिखाया गया है। सुमित चड्ढा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। चार्जशीट के मुताबिक साल 2005-2006 के बीच फरीदाबाद के अमीपुर गांव में एचएल पहावा के जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने करीब 40.8 एकड़ जमीन खरीदी, जिसे साल दिसंबर 2010 में पहावा को ही वापस बेच दिया गया। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर भी इसी अमीपुर गांव में साल 2006 में जमीन खरीदी गई, जिसे फरवरी 2010 में पहावा को ही वापस बेच दिया गया। पहावा थम्पी का बेहद करीबी है। अमीपुर गांव में थम्पी को भी जमीन पहावा नहीं खरीदवाई थी। थम्पी वाड्रा के बीच के फाइनेंशियल कनेक्शन की जांच के दौरान प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। चार्जशीट में नाम आने के बाद ईडी बहुत जल्दी ही प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनको बताना होगा कि आखिर संजय भंडारी और सीसी थम्पी से उनके किस तरह के रिश्ते हैं और किस तरह का फाइनेंशियल रिश्ता है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।